स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। स्वागत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जो भी कहिए, हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं आज की इस सेशन में। और आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत के संदर्भ में। वृद्धि और विकास जो आप सभी को पता होगा कि हम सभी के लिए हमारे कितने इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से आते हैं। और वृद्धि और विकास के संदर्भ से काफ़ी प्रश्न हमारे सीटेट, बीटेट, एस्टेट, जितने भी बीएड, डीएलएड की जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं सभी में पूछे जाते हैं। तो सबको इम्पोर्टेंट मानते हुए हमने आज का सेशन रखा है आप सभी के लिए एक विस्तृत नोट्स के साथ और विस्तृत विवरण के साथ आपके साथ में यहाँ पे उपस्थित हूँ। आप सभी से आग्रह है कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, और समय को हम लोग नष्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें वृद्धि और विकास के सिद्धांत के संदर्भ में। तो वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने लीगल जो है पीडीएफ लगा रखा है। ये कॉपी पे लिख के मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक लिखी हुई नोट्स विस्तृत रूप से मिल पाए। आप इसको एक नोट्स बना सकें ताकि आप किसी भी एग्जामिनेशंस में बैठें। आप यदि आपको थियोरेटिकल एग्जामिनेशंस देना है या फिर वैकल्पिक एग्जामिनेशन देना है तो हर एग्जामिनेशंस के लिए आपके पास एक बेटर नोट्स उपलब्ध हो सके। चलिए, तो यहाँ पे देखें, हम लोग जो अपने सेशन का लक्ष्य रखा है, हमने आपको ये सिखाना है, बताना है तो बताना है, ठीक है। तो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के संदर्भ में हमने बात करनी शुरू करी है आज इस सेशन में। तो वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है। बिल्कुल, जो वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है, मानवीय संपदा जो हमारी है, उसमें जो वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है। इन सिद्धांतों को वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत के नाम से इसको पुकारा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययनकर्ताओं ने वृद्धि एवं विकास की प्रक्रियाओं का संचालन करने वाले कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। क्या किया है? कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जो मुख्य इस प्रकार से है। तो चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले बात करें हम विकास के सिद्धांत की, तो विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत से अभिप्राय है कि गर्भकाल में विकास की गति तेज होती है। क्या होती है? गर्भकाल में विकास की गति तेज होती है, काफ़ी तेज होती है, जबकि 8 से 12 माह के बच्चों में अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। विकास के विभिन्न गति का नियम ये बताता है कि गर्भकाल में जब बच्चा होता है तो उसकी जो विकास की गति होती है वो तीव्र होती है। मतलब जो पहले उसके सर का विकास होता है, फिर उसके अन्य भागों का विकास होता है, तो वहाँ पे विकास की जो गति होती है वो गति क्या होती है? तीव्र होती है। लेकिन जब आप 8 से 12 माह के बच्चों को देखेंगे तो इसमें अंतर आपको स्पष्ट देखने के लिए मिलेगा कि जो इसके बढ़ने की जो स्पीड होती है उस स्पीड में आपको कहीं ना कहीं अंतर स्पष्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये है विकास के विभिन्न गति का नियम। और आगे यहाँ पे दिया है 12 से 14 वर्ष में वृद्धि की गति पुनः तेज हो जाती है। कब तेज होती है? तो 12 से 14 वर्ष में। जबकि 8 से 12 माह की बात करें, 8 से 12 वर्ष की बात करें तो यहाँ पर बच्चों में आप अंतर स्पष्ट देख सकते हैं। उसमें लड़कों की अलग रूप से वृद्धि होती है, लड़कियों की अलग रूप से वृद्धि होती है। तो दोनों में वृद्धि में डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये विकास की जो विभिन्न गति हैं इसको प्रदर्शित करता है। हमारा इस सिद्धांत से अभिप्राय है कि मतलब प्रत्येक उम्र के बच्चों में विकास की जो गति होती है, वृद्धि की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। जैसे कि शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास कुछ अलग मतलब तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में वो थोड़ा मंद पड़ जाता है, लेकिन उसमें परिपक्वता आने लगती है। तो इस प्रकार से जो है वृद्धि और विकास की गति में विभिन्नता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। यही व्यक्ति लिखा है, यदि व्यक्ति जन्म से लंबा होता है तो वह साधारणतः बड़े होने पर भी लंबा होता है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे जन्म के समय थोड़े लंबे रूप में दिखता है, कद काठी में दिखता है, वो लड़का बड़ा होने पर भी थोड़ा सा लंबा होता है। तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं दूसरे सिद्धांत के संदर्भ में। दूसरा सिद्धांत है हम सभी के सामने वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो व्यक्ति का जो विकास होता है, व्यक्ति की जो वृद्धि होती है, व्यक्ति में जो भी वृद्धि विकास होते हैं, जितने भी मतलब विकास के बहुत सारे आयाम हैं, तो सारे आयामों को मिलाकर विकास की बात यहाँ पर होती है। तो विकास में जितने भी पक्ष होते हैं सारे पक्षों का विकास होता है, और जितने भी वृद्धि और विकास की जो पाक्षिक क्रियाएँ होती है, ये क्रियाएँ न सिर्फ वंशानुक्रम से बल्कि वातावरण दोनों ही का मिश्रण होता है। ना सिर्फ वातावरण इसको प्रभावित कर सकता है, ना सिर्फ वंशानुक्रम प्रभावित कर सकता है, बल्कि दोनों का ये मिला जुला रूप होता है। जैसे वंशानुक्रम, किसी भी बच्चे का वंशानुक्रम की बात करें तो उसमें यदि तीव्र बुद्धि होती है, उसके माता पिता में या फिर उसके 3 पीढ़ियों से उसका जो वंशानुक्रम हस्तांतरण होता है उसमें आता है, तो आप देखेंगे कि उसके जो 3 पीढ़ियों में जो कुछ देखने के लिए आपको मिलेंगे वो चीज़ें
यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है आप देखेंगे कि जो उसके माता पिता में यदि बुद्धि लब्धि अधिक थी तो बच्चे में भी बुद्धि लब्धि अधिक होती है, लेकिन वातावरण के कारण उसका बुद्धि डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, वातावरण के कारण उसका बुद्धि डेवलप नहीं हो पाता है। तो यहाँ आप इसके बाद या फिर हम कह सकते हैं कि जिसमें काफ़ी तीव्र मात्रा में बुद्धि होती है, तीव्र बुद्धि लब्धि होती है, लेकिन वातावरण यदि उसको मिल जाए या खराब, तो वो बच्चा जो है अपने बुद्धि लब्धि का गलत इस्तेमाल करता है। जैसे कि एक चोर का बच्चा भी साधु बन जाता है और साधु का बच्चा भी चोर बन जाता है। कैसे? क्योंकि उसका परिवेश जो होता है, उसका जो वातावरण होता है, वो वातावरण उसको प्रभावित करता है और इसके कारण उसमें इस प्रकार की दुराचारी भावना या फिर दुराचारियों में जो शिष्ट भावनाएं पनपती हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत यहाँ पर फॉलो होता है, जो हमारा वृद्धि और विकास की सिद्धांत होता है। इसमें कुछ दिया हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम पर आधारित होता है और न ही केवल पर्यावरण का परिणाम होता है, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम हो सकता है। अब देखिए, मान के चलिए किसी लड़के की लंबाई कम हो रही है, ठीक है, तो वो लड़का यदि वातावरण में अपने आप को रोज़ मतलब कसरत करे आधे घंटे या फिर जो भी, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उसकी लंबाई में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि वंशानुक्रम तो था ही, लेकिन वातावरण के द्वारा हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये इस सिद्धांत का तात्पर्य रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगले सिद्धांत के संदर्भ में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है, देखेंगे। बच्चे का शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होता है। मानसिक अवस्था का विकास बाल्यावस्था एवं दोनों का अधिकतर विकास किशोरावस्था में होता है। ठीक है, तो यदि बात करें हम, शैशवावस्था में मानसिक विकास और शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र होती है, लेकिन बाल्यावस्था में ये थोड़ा मंद हो जाता है, इसमें थोड़ी परिपक्वता आने लगती है। लेकिन किशोरावस्था की अवस्था में ये दोनों फिर तीव्र अवस्था में आ जाती है। ये चीज़ें यहाँ आपको नोट करके दिखाया गया है, तो इसको आप लोग स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। ऐसा प्रश्न आपको CTT में देखने के लिए मिलता है। आगे देखते हैं। आगे है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ लिया हुआ है प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति का हो या फिर मानव जाति का हो, अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि एक कुत्ते का बच्चा है, तो उसके जितने भी बच्चे होंगे वो सारे बच्चे कुत्ते के बच्चे की तरह होंगे और उसके विकास की प्रक्रिया, वृद्धि की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से होगा। जैसे एक स्पष्ट रूप से यदि समझने का प्रयास करें, एग्जाम्पल्स को लेने का प्रयास करें, तो आप देखते होंगे कि एक मानव का बच्चा जो कि आज जन्म लेता है और जो एक हाथी का बच्चा जो आज जन्म लेता है, ठीक है, ये दोनों बच्चे में आप देखेंगे कि एक बच्चा 5 किलो का है, ये 3.5 kg का है मानव का बच्चा, और हाथी का बच्चा जो है वो 20 kg का है। ठीक है, तो ये दोनों ये प्रतिमान है उसके समान जाति गुणधर्म का, वो उसका प्रतिमान है। वो सिर्फ अपनी जाति के प्रतिमान को फॉलो कर रहा है, न कि वो अन्य जातियों का। जैसे कि मानव का बच्चा 1 महीना होने के बाद उसमें 1 इंची 2 इंची का बढ़ोतरी होगा, लेकिन जो हाथी का बच्चा है वो 20 किलो की जगह 50 किलो हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी जातिगत जो है वो उसका प्रतिमान है। ठीक है, वो उसका जातिगत प्रतिमान है। वो उसके उस जाति का, जिस जाति के से वो संबंधित है, पशु जाति, मानव जाति या फिर जिस भी प्रजाति का से वो संबंधित है, उस प्रजाति का जो समान प्रतिमान होता है, उस प्रतिमान को वह फॉलो करता है। तो ये यहाँ पर समान प्रतिमान के सिद्धांत के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। संसार के सभी मानव जाति के बच्चों का विकास प्रतिमान एक जैसा ही होता है। बिल्कुल सही बात है, एक जैसा होता है। मानव के बच्चे में वृद्धि और विकास एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि एक मानव का प्रतिमान होता है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 6 महीने में वो जो है 6 महीने के बाद उसे जो है माँ के दूध से अलग किया जाता है। तो सभी जितने भी मानव के बच्चे होते हैं सब में इस प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो समान प्रतिमान होता है, इसी प्रतिमान के अनुसार जो है अपने जाति प्रजाति के जो है प्रतिमान है उसका वो फॉलो करता है। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है। आगे देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इससे अभिप्राय ये है कि एकीकरण की प्रक्रिया जो होती है, एकीकरण की प्रक्रिया मतलब आपके जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसमें हड्डियों की संख्या कम होती है। ठीक है, कम होती है, मतलब 248 या 250 250 के करीब उसमें हड्डियों की संख्या होती है। लेकिन आप देखेंगे कि एक
एक सीमा के साथ, समय के साथ साथ उसमें हड्डियों की संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, बढ़ती है, लगभग 350 के करीब उसका हड्डियों की संख्या पहुंच जाती है। लेकिन एक जब वो बच्चा जब वयस्क हो जाता है या फिर जब वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो परिपक्व अवस्था तक पहुंचते पहुंचते हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। ये हड्डियों की संख्या का बढ़ना और जो हड्डियों की संख्या का एकीकरण हो जाना, बाद में ये जो बहुत सारी हड्डियाँ होती है मिलकर के एक हड्डियाँ बन जाती हैं। ठीक है, इसी कारण से मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है, जो बच्चे में जो हड्डियों की संख्या होती जो बढ़ रही थी, वो संख्या एकीकृत होकर के वहाँ पे कम हो जाती है। तो ये हमें देखना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये एकीकरण इसी बात को यहाँ पे दर्शा रहा है। या फिर आप देखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वो भागों में एकीकरण करना सीख जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, पहले पूरे हाथ को चलाता है। जैसे कोई बच्चा होता है तो वो आप देखेंगे कि पहले पूरा हाथ को वो चलाएगा, पूरा हाथ को इधर उधर पूरा फेंकता है, हाथ पैर को। ठीक है, तो इसके बाद वो क्या करता है ठीक है, पूरा हाथ पैर को इधर उधर फेंकेगा पहले, इसके बाद वो क्या करेगा, फिर उंगलियों को, ठीक है, उंगलियों को फिर हाथ पर उंगलियों के साथ चलाना सीख लेता है। ठीक है, क्या करता है, हाथ को उंगलियों के साथ जो है चलाना सीख लेता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत हम सभी के लिए स्पष्ट रूप से हमने आपको बताने का प्रयास किया। आगे देखते हैं एक और सिद्धांत के संदर्भ में। दोस्तों, ये जितने भी सिद्धांत हम आपको बता रहे हैं, ये सिद्धांत आप जो है सीरियसली लेकर याद करना, क्योंकि ये जितने भी सिद्धांत हैं, ये सारे सिद्धांत ना सिर्फ आपकी थ्योरेटिकल एग्जामिनेशंस, बीएड, डीएलएड, सीटेट, बीटेट, जितने भी एग्जामिनेशंस आप देने जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसका जो हम एक लिखित रूप में आपको जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ प्रश्न जो बनता है ना, सीटीईटी के जो प्रश्न बनते हैं, जो एग्जामिनेशन, शिक्षण एग्जामिनेशंस के जो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों में ये आपको सीधा सिद्धांत नहीं दिया रहता है। सिद्धांत भी दिया होता है, लेकिन प्रश्नों का निर्माण ऐसा होता है कि उनके कथन को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप फंस सकते हैं। इसीलिए आप वीडियो को देखेंगे तो पूरा सेशन को देखिए, ना कि सिर्फ आप उन सिद्धांतों के नाम को देखिए जो सिद्धांत हमें आप बता रहे हैं। बिल्कुल, आप जब वीडियो सेशन देखें तो पूरा सेशन देखें और हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करें, ताकि एग्जामिनेशंस की दृष्टिकोण से आपका कुछ भी नहीं छूट पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो यहाँ आप देखेंगे मानव विकास की प्रक्रिया समान होती है। कैसे होती है? समान होती है, लेकिन व्यक्तिगत गति एक दूसरे से भिन्न होती है। जो व्यक्तिगत गति होती है उसमें भिन्नता होती है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों का विकास एक समान गति से हो। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत विभिन्नता ये दर्शाता है कि आप देखेंगे कि समान उम्र के दो लड़कों में अलग अलग लंबाई आप देख सकते हैं, अलग अलग ऊंचाई देख सकते हैं, उसके मानसिक पक्ष का अलग अलग विकास देख सकते हैं। या फिर किसी बच्चे में कम मानसिक विकास होता है, किसी बच्चे में अधिक मानसिक विकास हो जाता है, किसी की परिपक्वता पहले आने लगती है, किसी में परिपक्वता बाद में आने लगती है। तो इस प्रकार से वृद्धि और विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। और इसमें आप देखेंगे कि ये मानव के विकास की जो प्रक्रिया होती है ये समान होती है। मतलब जो समान आयु वर्ग के बच्चों की बात करें, जैसे स्कूलों में अभी जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है, तो एक आयु वर्ग के अनुसार जो है कक्षा का निर्माण किया जाता है कि यदि 8 से मतलब 14 वर्ष का बच्चा है तो उसे हम 8 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आयु वर्ग को निर्धारित करता है। क्या करता है? आयु वर्ग को निर्धारित करता है। और आयु वर्ग का निर्धारण जो होता है, ठीक है, आयु वर्ग का निर्धारण यहाँ पर होता है, बिल्कुल उसकी आयु वर्ग को देखते हुए, ठीक है, मानसिक पक्ष को देखते हुए उसका आयु वर्ग का निर्धारण यहाँ पर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि समान आयु वर्ग के बच्चे हैं तो उसके मानसिक विकास लगभग उसी अवस्था में होनी चाहिए जो एक उसी उम्र का दूसरे लड़के में हो रहा है। ठीक है, तो ये विकास की प्रक्रिया समान होती है, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता इसमें दिखता है। तो समान आयु के दो बालक बालिकाओं की शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास की गति में अंतर होता है। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा था कि विकास के स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास के स्वरूप में क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। याद रखिएगा, स्किनर का ये कथन है कि स्किनर ने क्या कहा था। स्किनर का यह कथन है, इम्पोर्टेंट कथन है, कि अनुसार इन्होंने कहा था कि विकास के स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को स्पष्ट होगा। चलिए देखते हैं आगे, अगले सिद्धांत के संदर्भ में। अगला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। क्या है? निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात करें तो विकास निरंतर चलता रहता है। कैसे चलता है? निरंतर चलता है। ठीक है, इसकी गति कभी तीव्र हो जाती है तो कभी
कम हो जाती है, मंद हो जाती है। उदाहरण स्वरूप प्रथम 3 वर्षों में बात करें तो यह गति काफ़ी तीव्र होती है, उसके बाद गति थोड़ी धीमी हो जाती है। ठीक है, गति थोड़ी धीमी हो जाती है। बालक में कोई भी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन अचानक नहीं होता है। ये कहता है कि विकास की प्रक्रिया होती है, ये निरंतर रूप से, ठीक है, निरंतर रूप से संचालित होती है। और विकास की प्रक्रिया में कोई भी जो बदलाव, चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस अचानक नहीं होते हैं, बल्कि उस चेंजेज जो अचानक नहीं होता है, वो धीरे धीरे उसमें चेंजेज आपको देखने के लिए मिलता है। तो निरंतर गति होता है, इसमें निरंतर रूप से चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यदि आप आज आप 5 फीट के हैं तो कल ही आप 7 फीट के हो जाएं, या फिर आज 3 फीट के हैं तो कल ही आप 5 फीट के हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक सेकेंड आपके संपूर्ण शरीर में कुछ ना कुछ वृद्धि और विकास की प्रक्रिया संचालित होती रहती है, बढ़ती रहती है। इसी प्रकार से हम इसका जो है इसके आकलन कर सकते हैं कि जो वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया होती है ये निरंतर होती है, न कि अचानक होती है। ठीक है, ये निरंतरता को दिखाता है। ठीक है, तो प्रथम 3 वर्ष के बच्चों में यदि बात करें तो ये प्रक्रिया थोड़ी तीव्र होती है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी धीमी हो जाती है। बालक में कोई भी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन अचानक से नहीं होता है। ठीक है, स्पष्ट होगी यहाँ तक आप सभी को। आगे देखते हैं। आगे है परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का विकास में परस्पर संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? परस्पर संबंध होता है। जैसे जब बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होता है। किस किन चीज़ों में परिवर्तन होता है? तो केंद्रीकरण में, व्यवहार में परिवर्तन होता है, तब साथ साथ उसमें गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है। कैसी विकास होती है? गामक और भाषा संबंधी विकास। तो यहाँ स्पष्ट है कि परस्पर संबंध होता है। विकास की प्रक्रिया जो होती है ये सिर्फ एकांकी प्रक्रिया नहीं होती है। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो सेशन में जो हमने अंतर स्पष्ट किया था वृद्धि और विकास के संदर्भ में, उसमें हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है ये एकांकी, मतलब विकास की जो प्रक्रिया होती है एकांकी प्रक्रिया ना होकर के बहुमुखी प्रक्रिया होती है। बहुत सारे पक्षों को ये अपने अंदर स्पष्ट रूप से रखती है। जैसे कि वृद्धि और विकास, ये इसी के तर्ज पे यहाँ पे आपको एक जो दिया गया है ये सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम है परस्पर संबंध का सिद्धांत। मतलब एक विकास का दूसरे विकास से संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक विकास आपका मानसिक विकास से संबंधित नहीं होता है, या फिर आपका शारीरिक विकास आपके सामाजिक विकास से संबंधित नहीं होता है, संवेगात्मक विकास मानसिक विकास से संबंधित नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल हर एक विकास का, आपके मानसिक विकास की बात करें, संवेगात्मक विकास की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, हर एक प्रकार के विकास की प्रक्रिया जो होती है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और यही जुड़ाव जो है परस्पर संबंध के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ तक स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं अगले सिद्धांत के संदर्भ में। जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बार आप यदि ध्यानपूर्वक, ध्यान मग्न से यदि आप इसको सुन लेते हैं, स्पष्ट रूप से यदि आप इसे समझने का प्रयास करेंगे, तो कोई भी आपके प्रश्न इससे गलत नहीं होंगे। ये मेरा आप सभी से आग्रह है कि एक बार ज़रूर आप जब सेशन को देखें तो पूरा सेशन देखें। ठीक है, आधे अधूरे सेशन देखेंगे तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, फिर मैंने आपको बताया नहीं होता है, तो आप वहाँ पर इस चीज़ों को तो आप सुन लेंगे कि ये सभी होते हैं, लेकिन जो हमने बाद में बताई उसके कंक्लूजन हमने बताए, वो कंक्लूजन आप सुन नहीं पाओगे, तो फिर आप कहोगे कि सर आपने गलती बताई है। तो इस प्रकार से जब भी सेशन को देखना तो सेशन स्पष्ट रूप से देखना और पूरा सेशन देखना। ठीक है, आप सभी से इतनी विनती हमारी है। आगे देखते हैं। एक सिद्धांत है यहाँ प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत ये होता है कि जो अशिक्षित माता पिता होते हैं उनमें आप देखेंगे कि उनके घरों में अधिकतर रूप से विवादास्पद स्थिति होती है। ठीक है, विवादास्पद स्थिति होती है, और इस स्थिति में जब बच्चे का शारीरिक बनावट, बच्चे का शारीरिक ढांचा उसके माता या पिता किसी एक पर नहीं जाता, ठीक है, तो यहाँ पर शंका उत्पन्न हो जाती है और लोगों के घरों में विवाद खड़ा हो जाता है। तो ऐसे विवाद जो है ये गलत ढंग से अपना पैर पसार लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमें समझना है, हम सभी को समझना है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांतों को फॉलो करती है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बच्चा यदि जन्म ले तो उसका चेहरा उसके माता से मिले या फिर उसके पिता से मिले। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है उसके
इसके पिछले 3 पीढ़ियों में किसी का वो रूप ले सकता है। 3 पीढ़ियों में किसी का हो सकता है वो किसी का ना ले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो होती है ये मूल रूप से सिद्धांतों को जो अनुसरण कर रही थी, उन सिद्धांतों में एक आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत भी है। और प्रत्यागमन के सिद्धांत में है कि जब माँ बाप के शारीरिक ढांचों से, शारीरिक संरचनाओं से बच्चों की शारीरिक संरचना में मेल नहीं खाता है, क्या होता है, मेल नहीं खाता है, ठीक है, तो यहाँ पर उस सिद्धांत को प्रत्यागमन का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहा जाता है। इतनी सी बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात करी आज के इस सेशन में, और देखते हैं अगले सिद्धांत के संदर्भ में। अगला सिद्धांत है परिमार्जन का सिद्धांत या परिष्कृत सिद्धांत, ठीक है। परिष्कृत या परिमार्जन, ठीक है। परिमार्जन मतलब होता है स्पष्ट रूप से जो आप उसमें शोध करते हैं, ठीक है, शोधन। तो शोधन होता है, ये कहा जाता है कि वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया परिमार्जन के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से फॉलो करती है। परिमार्जन मतलब होता है शुद्धिकरण, ठीक है, स्पष्ट रूप से हम आपको बता रहे हैं। तो परिमार्जन का मतलब होता है शुद्ध करना, ठीक है, स्पष्ट करना, फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज करना, बदलाव करना, ठीक है, यही परिमार्जन कहलाता है। तो परिमार्जन के सिद्धांत या परिष्कृत का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो इसके द्वारा आप देखेंगे कि प्रयास के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर और तीव्र गति से विकास किया जाता है, ठीक है, तीव्र गति से विकास किया जाता है। तो परिमार्जन, जैसे किसी बच्चे का हमने आपको बताया था कि लंबाई उसकी कम हो रही है, तो वो बच्चा यदि निरंतर रूप से जो है व्यायाम करता है तो वो अपने शारीरिक स्थिति को बेहतर बना सकता है, स्पष्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो आप देखेंगे कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत के अनुसार ये बातें आपको बताने का प्रयास किया जाता है कि जो तीव्र गति से विकास किया जाता है, शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा बालक के विकास को वांछित दिशा में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल, एक बच्चे में काफ़ी इंटेलिजेंसी है, बुद्धि है, ठीक है, मानसिक विकास काफ़ी तीव्र गति से हो सकती है, लेकिन यदि उसका वातावरण आप स्पष्ट रूप से सही नहीं देते हैं तो उसमें कुछ न कुछ दोष आ जाती है, जिसके कारण एक चोर का बच्चा भी साधु हो सकता है और एक साधु का बच्चा भी चोर हो सकता है। ऐसा एग्जाम्पल हमने आपको दिया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए है। परिमार्जन का सिद्धांत, तीव्र गति से अग्रसर करने का प्रयास किया जाता है, यानी पुराने को नया करना, यानी जो हम पुराने ज्ञान हमारे पास है उसमें हम कुछ जोड़ते हैं और कुछ जोड़ करके हम उसको नवीन बना देते हैं, नया बना देते हैं। तो स्पष्ट रूप से यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ तक बात करते हैं। जो भी कुछ सिद्धांत बचे हुए हैं उसको मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा और आप सभी को बताऊँगा, ठीक है। तो आज आप सभी का दिन शुभ हो, अच्छा हो, और समय को नहीं गंवाते हुए हम लोग अपने अध्ययन अध्यापन में लगे रहेंगे। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और जो ये काला बादल हम सभी के ऊपर छाया हुआ है निश्चित रूप से हटेंगे और हम लोगों को एक नई दिशा और दशा मिलेगी। स्पष्ट रूप से मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अपनी शिक्षा के दृष्टिकोण में परिवर्तन ना करें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। आज का सेशन इतना ही रहेगा। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।